नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। नेपाल में चीन का दबदबा अब होगा खत्म, 20 साल बाद अमेरिकी दौरा करेंगे नेपाल के पीएम। इसके पहले नेपाली आर्मी चीफ वाशिंगटन जाएंगे। जी हां दोस्तों, नेपाल में चीन के बढ़ते दबदबे को खत्म करने के लिए अमेरिका कई दिनों से साइलेंट डिप्लोमेसी की स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहा है। अब इसके नतीजे सामने आने लगे हैं। दोस्तों, नेपाल और अमेरिका हाईएस्ट लेवल पर बातचीत करने जा रहा है। नेपाल के आर्मी चीफ प्रभुराम शर्मा जून में अमेरिका जा रहे हैं। इसके कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा वाशिंगटन पहुंचेंगे। यह 20 साल में नेपाल के किसी प्रधानमंत्री का पहला अमेरिकी दौरा होगा। दोस्तों, काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही के दिनों में अमेरिका और नेपाल के बीच कई स्तरों पर बातचीत चल रही है। इसमें पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप शामिल है। अब चीजें सामने आने लगी है। नेपाल के आर्मी चीफ शर्मा पेंटागन पहुंच गए हैं। इसके बाद जुलाई के पहले हफ्ते में प्रधानमंत्री देउबा अमेरिका पहुंचेंगे। उनके प्रोग्राम का शेड्यूल जल्द सामने आ सकता है। इसके पहले और बाद में दोनों देशों के आला अफसर बातचीत करेंगे। दोस्तों, नेपाल आर्मी ने भी इस यात्रा की पुष्टि कर दी है। नेपाल के आर्मी चीफ अमेरिका के अलावा कुछ और देशों का भी दौरा करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सावधान, मंकी पॉक्स वायरस का भी हो सकता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन, WHO ने बताई आशंका। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बाद अब दुनिया भर में मंकी पॉक्स के संक्रमण का डर बना हुआ है। अब तक 200 से ज्यादा मामले मंकी पॉक्स के दुनिया भर में सामने आ चुके हैं। दोस्तों, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फिनलैंड जैसे देशों में वायरस तेजी से पकड़ बना रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मंकी पॉक्स वायरस को लेकर चिंता जताई है। शुक्रवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अधिकारी मंकी पॉक्स के सामुदायिक प्रसार की भी संभावना जताई है। हालांकि उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर समय रहते सही कदम उठाए गए तो इसके प्रसार को रोका भी जा सकता है। दोस्तों, मंकी पॉक्स काफी पुरानी बीमारी है। यह अफ्रीकी देशों में बहुत पहले से है, लेकिन इस बार स्थिति बेहद अलग है क्योंकि यह बीमारी अफ्रीका से निकलकर दूसरे देशों में तेजी से अपने पैर पसार रही है। अब गैर स्थानिक देशों में बढ़ते इसके मामलों ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। दुनिया के लगभग 20 देशों में 200 से अधिक मामलों की अब तक पुष्टि हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, साल भर में दुगने हुए 500 के नकली नोट, 2000 रुपए के जाली नोट 54.16% बढ़े, 50 और 100 रुपए के नकली नोट कम हुए। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में नकली नोटों की संख्या काफी बढ़ गई है। आरबीआई के अनुसार 500 रुपए के नकली नोट एक साल में दुगने हो गए हैं। पिछले साल की तुलना में केंद्रीय बैंक ने 500 रुपए के 101.9% ज्यादा नोट और 2000 रुपए के 54.16% ज्यादा नोटों का पता लगाया। नकली नोटों की बढ़ती संख्या परेशान करने वाली है। दोस्तों, आरबीआई ने कहा है कि 31 मार्च 2022 तक बैंक में जमा हुए 500 और 2000 रुपए के नोट में 87.1% नकली नोट थे। 31 मार्च 2021 तक यह आंकड़ा 85.7% था। बैंक ने बताया कि यह 31 मार्च 2022 तक चलन में मौजूद नोटों का कुल 21.3% था। अगर दोस्तों अन्य नोटों की बात करें तो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 10 रुपए के नकली नोट 16.4%, 20 रुपए के नकली नोट 16.5%, इसके अलावा 200 रुपए के नकली नोटों में 11.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि पिछले साल के आंकड़ों को देखते हुए इस वित्त वर्ष में 50 रुपए के नकली नोट 28.7% और 100 रुपए के नकली नोट 16.7% कम हुए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, यासीन मलिक की सजा पर इस्लामिक सहयोग संगठन ने उठाए सवाल तो भारत ने सुनाई खरी खरी, दिया जवाब। जी हां दोस्तों, भारत ने शुक्रवार को साफ शब्दों में कहा कि इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की यासीन मलिक के मामले में फैसले की आलोचना करने वाली टिप्पणी अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि OIC के स्वतंत्र स्थायी मानवाधिकार आयोग ने यासीन मलिक की आतंकवादी गतिविधियों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है, जिसे कोर्ट में इस संबंध में पेश किया गया था। विदेश मंत्रालय ने बयान के जरिए कहा कि दुनिया आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस चाहती है और हम OIC से इस मामले को किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराने का आग्रह करते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यासीन मलिक के मामले में फैसले के लिए आलोचना करने वाले OIC की आज की टिप्पणियों को भारत ने गलत ठहराया है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी पॉलिटिक्स, सीएम योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर तंज, बोले हम जीते तो ठीक, भाजपा जीते तो ईवीएम में गड़बड़। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हम जीते तो ठीक, भारतीय जनता पार्टी जीते तो ईवीएम में गड़बड़ी है। यह कहना जनादेश का अपमान है। विधानसभा सत्र के 5वें दिन यानी कि शुक्रवार को सीएम ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अपने संबोधन में राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पर खूब तंज कसा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर हमने नेता प्रतिपक्ष के 1 घंटे के भाषण को सुना। मुझे उनकी कुछ बातों पर आश्चर्य हो रहा था। एक व्यक्ति चुनावी सभाओं में बोलता है, मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन सदन में अगर जमीनी हालत पर बात होती है तो बेहतर होता। इसके बाद उन्होंने सपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि हम जीते तो अच्छा, भाजपा जीत जाए तो साहब ईवीएम में गड़बड़ कर दी गई है। यह कहना तो जनता जनार्दन का अनादर है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विधानसभा में कहा था कि ये लोग कैसे चुनाव जीते हैं हम जानते हैं। वहीं उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अपने संबोधन में भाजपा सरकार की जमकर आलोचना की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जिद पर अड़े इमरान खान, कहा मैं सियासत नहीं जिहाद के लिए निकला हूं। मीडिया ने सख्त सवाल पूछे तो उठकर चल दिए। जी हां दोस्तों, बुधवार को इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च और धरना फ्लॉप होने के बाद भी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के तेवर नर्म नहीं पड़े हैं। खान ने शुक्रवार को पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मैं सियासत नहीं बल्कि जिहाद करने के लिए निकला हूं। सरकार को 6 दिन का वक्त दिया है। अगर उन्होंने चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया तो हम फिर इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इस बार तब तक नहीं लौटेंगे जब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो जाता। वैसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बात बहुत खास रही और वो ये कि जब इमरान खान से सख्त सवाल पूछे गए तो वो पल्ला झाल गए और उठकर चल दिए। जाते जाते मीडिया पर बयानबाजी का आरोप लगा दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन और हिंद प्रशांत पर नजरें, भारत सहित 12 देशों को घातक रक्षा साजो सामान निर्यात करेगा जापान। जी हां दोस्तों, जापान ने भारत और 11 अन्य देशों को मिसाइल और जेट सहित घातक सैन्य उपकरणों के निर्यात की अनुमति देने की योजना बनाई है। यह एक ऐसा कदम है जो नई दिल्ली और टोक्यो द्वारा रक्षा निर्माण में सहयोग करने की कोशिश को बढ़ावा दे सकता है। दोस्तों, निक्कई की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत, ऑस्ट्रेलिया और कुछ यूरोपीय एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को निर्यात की अनुमति देने के लिए अगले साल मार्च तक नियमों में ढील दी जाएगी। दरअसल दोस्तों, भाजपा ने रक्षा उपकरणों के हस्तांतरण के लिए एक सिद्धांत बनाया और फिर नियमों में ढील दी, जिससे 2014 में देश के हथियार निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि यह नियम अब भी घातक हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध को जारी रखता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में पनप रहे हैं मच्छर, सरकार जुर्माना बढ़ाकर 50,000 रुपए करने की समीक्षा करे, हाई कोर्ट ने कहा। जी हां दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह लोगों को अपने परिसर में मच्छर पनपने देने के खिलाफ चेतावनी के तौर पर मौके पर ही 50,000 जुर्माना लगाने और गलती करने वाली संस्थाओं पर जुर्माने की राशि 5,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने को लेकर समीक्षा करें। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली पीठ शहर में बड़ी संख्या में मच्छर के लार्वा पनपने से संबंधित मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है। पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह इन पहलुओं की सर्वोच्च स्तर पर समीक्षा करने के अपने रुख को साफ करे। अदालत ने पाया कि यदि जुर्माने को मौके पर ही नहीं लगाया जाता है तो प्रशासनिक तंत्र द्वारा प्रतिरोधकता विकसित करने के लिए लगाए गए जुर्माने का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लद्दाख में 7 जवानों की मौत, सेना की बस 60 फीट नीचे शोक नदी में गिरी। इसमें सवार 26 फौजी मोर्चे पर जा रहे थे। जी हां दोस्तों, लद्दाख के तुर्कज सेक्टर में सेना की बस शोक नदी में गिर गई। हादसे में 7 जवानों की मौत हो गई है और 19 जवान घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इंडियन आर्मी के बयान के मुताबिक 26 सैनिकों की टुकड़ी परतापुर से लेह जिले के हनीफ सब सेक्टर के फॉरवर्ड पोस्ट पर जा रही थी। हादसा सुबह करीब 9 बजे थाइसे के करीब 25 किलोमीटर दूर हुआ। यहाँ सेना की बस अनियंत्रित होकर शोक नदी में जा गिरी। घायल 26 जवानों को वहां से निकालकर चंडी मंदिर कमांड अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर चोटों की वजह से 7 सैनिकों की मौत हो गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
गर्मी से जल्द मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने कहा अगले 2 से 3 दिनों में केरल पहुंच सकता है मानसून। जी हां दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिनों के दौरान केरल पहुंचने का अनुमान है। इससे पहले भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक पखवाड़े पहले बंगाल की खाड़ी में आई चक्रवाती तूफान आसानी के प्रभाव के कारण शुक्रवार को केरल में मानसून की शुरुआत का अनुमान जताया था। पूर्वानुमान में 4 दिनों की मॉडल त्रुटि थी। विभाग ने कहा कि मौसम संबंधी नए संकेतों के अनुसार दक्षिण अरब सागर के निचले स्तर में पछुआ हवाएं चलनी तेज हो गई है। सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार केरल तट और उससे सटे दक्षिण पूर्व अरब सागर में बादल छाए हुए हैं, इसलिए अगले 2 से 3 दिनों के दौरान केरल में मानसून की शुरुआत के लिए स्थितियां अनुकूल होती जा रही है, यानी कि अगले 2 से 3 दिन में केरल में मानसून पहुंच जाएगा। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की बड़ी भविष्यवाणी, आने वाले समय में दुनिया पर राज करेगा भारत का यह खिलाड़ी। जी हां दोस्तों, भारत के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने बड़ा दावा किया है। अगर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 100 टेस्ट खेलते हैं तो उनका नाम इतिहास की किताबों में हमेशा के लिए लिखा जाएगा। पंत टी20 क्रिकेट में अपने कारनामों के कारण सुर्खियों में छाए थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया, जिसने 30 मैचों में 40.85 की औसत से 1920 रन बनाए। इनमें 4 शतक और 9 अर्धशतक भी शामिल हैं। दोस्तों मार्च में श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की घरेलू सीरीज में 24 वर्षीय पंत ने 120.12 की स्ट्राइक रेट से 185 रन बनाए, जिसमें बेंगलुरु में गुलाबी गेंद के टेस्ट में 28 गेंदों में अर्धशतक भी शामिल है। दोस्तों वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि अगर वह 100 से अधिक टेस्ट खेलते हैं तो उनका नाम हमेशा के लिए इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाएगा। केवल 11 भारतीय क्रिकेटरों ने यह उपलब्धि हासिल की और हर कोई उन 11 नामों को याद कर सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, चांदी में आया बड़ा उछाल, सोना भी हुआ महंगा। जी हां दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में उछाल आया है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत में 303 रुपए की तेजी आई, वहीं चांदी की कीमत में आज 1023 रुपए का उछाल हुआ है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। वहीं दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार की बात की जाए तो सराफा बाजार में सोना 303 रुपए सस्ता होकर 50,939 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी की बात की जाए तो चांदी 1023 रुपए सस्ती होकर 61,342 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बाजार में फिर आई बहार, 55,000 के करीब पहुंचा सेंसेक्स। जी हां दोस्तों, आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 632.13 अंक यानी कि 1.17% बढ़कर 54,884 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई का निफ्टी 182.30 अंक यानी कि 1.13% की तेजी के साथ 16,352.45 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों पिछले कारोबारी सत्र में गुरुवार को 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 503.27 अंक यानी कि 0.94% की तेजी के साथ 54,252 के स्तर पर बंद हुआ था। कल निफ्टी भी 144 अंक यानी कि 0.90% की मजबूती के साथ 16,170 के स्तर पर बंद हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, समीर वानखेड़े पर हो सकती है कड़ी कार्यवाही, आर्यन को क्लीन चिट मिलने के बाद केंद्र ने डिपार्टमेंटल जांच का दे दिया आदेश। जी हां दोस्तों, कार्डियल या क्रूज ड्रग केस में आर्यन खान को मिली क्लीन चिट के बाद अब एनसीबी पर सवालिया निशान लगने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच का आदेश दे दिया गया है। यह जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय के कहने पर कार्यवाही की जा रही है। दोषी साबित होने पर वानखेड़े के खिलाफ बड़ी कार्यवाही हो सकती है। आर्यन केस में विवादों में घिरने के बाद उन्हें डायरेक्टर और रेवेन्यू इंटेलिजेंस में ट्रांसफर कर दिया गया था। अब दोस्तों एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक यह पता चला है कि सरकार ने सक्षम अधिकारियों को आर्यन खान ड्रग्स मामले में पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की गलत जांच के लिए उचित कार्यवाही करने के लिए कहा है। सरकार पहले ही समीर वानखेड़े के फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में कार्यवाही कर चुकी है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
भारत के लिए किस विद्वान ने पहली बार नोबेल पुरस्कार जीता था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस व्यक्ति का नाम जो कि पहला भारतीय है नोबेल पुरस्कार जीतने वाला, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।